गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कोर्स वन के यूनिट 3 में हम लोगों को पढ़ना है व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नता के कारण, व्यक्तिक भिन्नता की प्रकृति और विशेषताएं, व्यक्तिक भिन्नता का अधिगम पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन हम लोगों को करना है। व्यक्तिक भिन्नता के मीनिंग, नेचर, एरियाज, कॉजेज, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन लर्निंग एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो व्यक्तिक भिन्नता की चर्चा हम लोगों ने पहले भी की है। व्यक्ति से व्यक्ति की भिन्नता, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक कैसी भी हो, व्यक्तिक भिन्नता की तुलना में आता है। व्यक्तिक भिन्नता की प्रकृति और विशेषताओं में नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फर्स्ट, ये हम लोग व्यक्तिक भिन्नता प्रत्येक स्थान पर पाई जाती है। व्यक्तिक भिन्नता सभी स्थानों पर पाई जाती है और व्यक्तिक भिन्नता कम या अधिक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाई जाती है। व्यक्तिक भिन्नता कम या अधिक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाई जाती है। व्यक्तिक भिन्नता सभी स्थानों पर पाई जाती है। व्यक्तिक भिन्नता कम या अधिक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाई जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु या जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, भिन्नताएं और भी स्पष्ट नज़र आती जाती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, व्यक्तिक भिन्नता और स्पष्ट होती जाती है। व्यक्तिक भिन्नता का मूल जो आधार है वो आनुवंशिकता होता है। व्यक्तिक भिन्नता का मूल आधार आनुवंशिकता होता है और व्यक्तिक भिन्नता पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिक भिन्नता पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के विभिन्न गुणों में संगठन में अंतर होता है। व्यक्ति के विभिन्न गुणों में संगठन में अंतर होता है। तो व्यक्तिक भिन्नता सभी स्थानों पर पाई जाती है। व्यक्तिक भिन्नता कम या अधिक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाई जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, भिन्नताएं स्पष्ट होती जाती हैं। व्यक्तिक भिन्नता का मूल आधार आनुवंशिकता होता है। व्यक्तिगत भिन्नता पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के विभिन्न गुणों के संगठन में अंतर होता है। व्यक्ति के विभिन्न गुणों के संगठन में अंतर होता है। जो भी गुण व्यक्ति के अंदर संगठित होते हैं, उसके संगठन में आनुपातिक व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। जो भी गुण व्यक्ति के अंदर संगठित होते हैं, उनके संगठन में आनुपातिक व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। व्यक्ति के विभिन्न गुणों का जो संगठन होता है, उसके विभिन्न गुणों की क्रियाशीलता में भी अंतर पाई जाती है। हर एक व्यक्ति में आंतरिक और अंतर्वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। जैसे दो संगीतज्ञ हैं तो एक गायक होगा और एक दूसरा वादक होगा। अगला, किसी भी समूह में व्यक्तियों के किसी भी लक्षण का झुकाव, किसी भी समूह में व्यक्तियों के किसी भी लक्षण का झुकाव मध्यमान अर्थात औसत प्राप्तांक होता है। किसी भी समूह में व्यक्तियों के किसी भी लक्षण का झुकाव मध्यमान अर्थात औसत प्राप्तांक होता है। तो नेचर की जब बात करते हैं, व्यक्तिक भिन्नता के नेचर की जब हम बात करते हैं, तो यह सभी स्थानों में पाई जाती है। व्यक्तिक भिन्नता सभी स्थानों पर पाई जाती है। व्यक्तिक भिन्नता कम या अधिक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाई जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, उसमें भिन्नताएं भी स्पष्ट होती जाती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, उसमें भिन्नताएं भी स्पष्ट होती जाती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का मूल आधार आनुवंशिकता होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का मूल आधार आनुवंशिकता होता है और व्यक्तिगत भिन्नता पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है।
व्यक्तिगत भिन्नता पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति में विभिन्न गुणों के संगठन में अंतर होता है। व्यक्ति के विभिन्न गुणों के संगठन में अंतर होता है। जो भी गुण व्यक्ति के अंदर संगठित होते हैं, उनके संगठन में आनुपातिक व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। व्यक्ति के विभिन्न गुणों का जो संगठन होता है, उसमें विभिन्न गुणों की क्रियाशील में अंतर पाया जाता है। हर एक व्यक्ति में आंतरिक और अंतर्वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। जैसे दो संगीतज्ञ हैं तो एक गायक होगा और दूसरा वादक होगा। एक गायक और दूसरा वादक। किसी भी समूह में व्यक्तियों के किसी भी लक्षण का झुकाव मध्यमान अर्थात औसत प्राप्तांक होता है। अब आगे चर्चा करते हैं हम लोग व्यक्तिक विभिन्नता के कारण की। कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिक विभिन्नता के कारण। पहला कारण है आनुवंशिकता। व्यक्तिक भिन्नता के कारण में पहला कारण है आनुवंशिकता। व्यक्तिक भिन्नता का मुख्य कारण आनुवंशिकता है। व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विशेषताओं का प्रमुख कारण आनुवंशिकता ही है। व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विशेषताओं का प्रमुख कारण आनुवंशिकता ही है। जब पैतृक गुणों का संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, पैतृक गुणों का संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है और इन्हीं कारण व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। जैसे तीव्र बुद्धि के माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि की होती, तीव्र बुद्धि के माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि की होती हैं और मंद बुद्धि के माता पिता की संतानें मंद बुद्धि की होती हैं। कभी कभी एक ही माता पिता की संतानों में विभिन्नता पाई जाती है। कभी कभी एक ही माता पिता की संतानों में विभिन्नता पाई जाती है। ये मानसिक शक्तियों, स्वभाव और अन्य गुणों में कुछ एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं। यह आनुवंशिकता के कारण ही होता है। तो व्यक्तिक भिन्नता का पहला और प्रमुख कारण आनुवंशिकता है, हेरिडिटी है। व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विशेषताओं का प्रमुख कारण आनुवंशिकता ही है। पैतृक गुणों का संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है और इन्हीं कारण व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। जैसे तीव्र बुद्धि के माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि के माता पिता की संतानें मंद बुद्धि की होती हैं। कभी कभी एक ही माता पिता की संतानों में विभिन्नता पाई जाती है। वे मानसिक शक्तियाँ, स्वभाव और अन्य गुणों में एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं। ये सब आनुवंशिकता के कारण ही होते हैं। अगला दूसरा है वातावरण। वातावरण से इन्वायरमेंट। वातावरण से तात्पर्य उन सब भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक परिस्थितियों से है जिसमें बच्चा जन्म लेता है और बड़ा होता है। वातावरण से तात्पर्य उन भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक परिस्थितियों से है जिससे बच्चा जन्म लेता है और बड़ा होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के कुछ लक्षणों का विकास उस वातावरण पर ही निर्भर होता है। जैसे स्वर यंत्र आनुवंशिकता से प्राप्त होता है, परंतु इससे भाषा वही बोलना सीखता है जो उसके वातावरण में बोली जाती है या शैक्षिक वातावरण में सिखाई जाती है।
इसी कारण रुचियों, अभिवृत्तियों, आदर्शों एवं मूल्यों का विकास पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। शैक्षिक वातावरण में सिखाई जाती है। इसी प्रकार रुचियों, अभिवृत्तियों, आदर्शों एवं मूल्यों का विकास पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अब यह सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य की जन्मजात और मानसिक शक्तियों के विकास में वातावरण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे उत्तम स्वास्थ्य के जीन से लेकर पैदा होने वाले बच्चे को भी यदि संतुलित आहार, शुद्ध वायु, शुद्ध जल एवं सूर्य का प्रकाश न मिले तो उसका स्वास्थ्य कभी उत्तम नहीं हो सकता है। तीसरा, आयु तथा बुद्धि, एज एंड इंटेलिजेंस। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर पाया जाता है। बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण किसी की प्रतिभाशाली और किसी को मूर्ख बनाकर अंतर की स्पष्ट रेखा खींच देती है। अगला इसका स्वास्थ्य, हेल्थ। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होता है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बालकों में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होता है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बालकों में अधिगम के लिए तीव्रता होती है। वे जल्दी सीखते हैं और सीखी हुई वस्तु को लंबे समय तक धारित रखते हैं। सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग नई परिस्थितियों में करने में सक्षम हो जाते हैं। जो बालक शारीरिक रूप से कुंठित नहीं होते, जैसे बीमारी, चोट इत्यादि, या मानसिक दुर्बलताओं के शिकार, जैसे चिड़चिड़ापन, कुंठा, तनाव, भग्नाशा आदि, वे मंद गति से सीखते हैं और समायोजन नहीं कर पाते। इसके पश्चात आता है जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र, कास्ट, रेस एंड नेशन। व्यक्तिक भिन्नता के कारणों में जाति, प्रजाति तथा देश का भी प्रमुख स्थान होता है। जैसे क्षत्रिय जाति के व्यक्ति युद्धप्रिय, साहसी और वैश्य जाति के व्यक्ति व्यापार में कुशल होते हैं। निग्रो प्रजाति के बालकों से अमेरिकन प्रजाति के बालक अधिक तेज, बुद्धिमान और कार्यकुशल पाए जाते हैं। उसी प्रकार राष्ट्र के व्यक्तियों में शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक विशेषताएं दूसरे राष्ट्र के व्यक्तियों से भिन्न होती हैं। इन्हीं व्यक्तिक भिन्नताओं के कारण हम विभिन्न देशों के व्यक्तियों को सरलता से पहचान लेते हैं। व्यक्तिक भिन्नता के कारणों में जाति, प्रजाति तथा देश का भी प्रमुख स्थान होता है। जैसे क्षत्रिय जाति के व्यक्ति युद्धप्रिय, साहसी और वैश्य जाति के व्यक्ति व्यापार में कुशल होते हैं। निग्रो प्रजाति के बालकों से अमेरिकन प्रजाति के बालक अधिक तेज, बुद्धिमान और कार्यकुशल पाए जाते हैं। इसी प्रकार राष्ट्र के व्यक्तियों में शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक विशेषताएं दूसरे राष्ट्र के व्यक्तियों से भिन्न होती हैं। इन्हीं व्यक्तिक भिन्नताओं के कारण हम विभिन्न देशों के व्यक्तियों को सरलता से पहचान लेते हैं। इसके पश्चात परिपक्वता, मैच्योरिटी। परिपक्वता समय के साथ साथ प्रतिवर्ष बालक की शारीरिक तथा मानसिक सामर्थ्य, योग्यता, रुचियों तथा प्रवृत्तियों में अभिवृद्धि कहते हैं। जैसे जन्म के समय मानव शिशु चल फिर नहीं सकता, किंतु एक वर्ष के बाद प्रकृति उसे चलने योग्य बना देती है। 2 साल बाद वह दौड़ने लगता है, और इसी प्रकार मानसिक परिपक्वता आने के पश्चात वह कुछ बोल भी सकता है, और कुछ दिन के बाद वह पढ़ लिख भी सकता है। इस प्रकार कुछ प्राकृतिक तथा कुछ वातावरण संबंधी कारणों से परिपक्वता शीघ्र या देर में ही आ ही जाती है। परिपक्वता समय के साथ साथ
परिपक्वता समय के साथ साथ प्रतिवर्ष बालक की शारीरिक तथा मानसिक सामर्थ्य, योग्यता, रुचियों तथा प्रवृत्तियों में अभिवृद्धि होती है। जैसे जैसे जन्म के समय मानव शिशु चल फिर नहीं सकता, किंतु 1 वर्ष के बाद प्रकृति उसे चलने योग्य बना देती है। 2 साल बाद वह दौड़ने लगता है। इसी प्रकार मानसिक परिपक्वता आने के बाद वह कुछ बोल सकता है तथा कुछ पढ़ लिख भी लेता है। इस प्रकार कुछ प्राकृतिक तथा कुछ वातावरण संबंधी कारणों से परिपक्वता शीघ्र या देर में ही आ ही जाती है। इसके पश्चात लिंग भेद पर अध्ययन प्रमाणित करते हैं कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की हस्तलिपि अच्छी होती है, सुंदर होती है। लिंग भेद पर किए गए अध्ययन प्रमाणित करते हैं कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की हस्तलिपि सुंदर होती है। लड़कियों का शारीरिक और मानसिक विकास लड़कों की अपेक्षा जल्दी होता है। लड़कों का गामक विकास भी तीव्रता से होता है। लड़के और लड़कियों में अलग अलग संवेगों की तीव्रता होती है। इसके पश्चात शिक्षा एवं आर्थिक दशा एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल कंडीशन। शिक्षा एवं आर्थिक दशा दोनों व्यक्तियों में भिन्नता उत्पन्न करते हैं। शिक्षा व्यक्ति को शिष्ट, गंभीर, विचारशील और वातानुकूल बनाती है। शिक्षा उसे अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न बनाती है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी व्यक्ति के शारीरिक, शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक विकास को भी प्रभावित करती है। इसलिए आर्थिक स्थिति में व्यक्तिक भिन्नता का कारण होती है। शिक्षा एवं आर्थिक दशा एजुकेशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन। शिक्षा तथा आर्थिक दशा दोनों व्यक्तियों में भिन्नता उत्पन्न करते हैं। शिक्षा व्यक्ति को शिष्ट, गंभीर, विचारशील और व्यवहार कुशल बनाती है। शिक्षा उसे अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न बनाती है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी व्यक्ति के शारीरिक, शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक विकास को प्रभावित करती है। इसलिए आर्थिक स्थिति भी व्यक्तिक भिन्नता का कारण होती है। इसके पश्चात मनोदशा और भावात्मक स्थिरता। कुछ व्यक्तियों की मनोस्थिति या मनोभाव सक्रिय और शीघ्रता करने वाले होते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति निष्क्रिय और धीमे होते हैं। कुछ व्यक्तियों की मनोस्थिति या मनोभाव सक्रिय और शीघ्रता करने वाले होते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति निष्क्रिय और धीमे होते हैं। कुछ मनोविनोदी तथा अन्य क्रोधी स्वभाव के होते हैं। व्यक्ति की भावात्मक स्थिरता शारीरिक, मानसिक और वातावरणीय घटकों से भिन्न भिन्न प्रभावित होती है। इसके पश्चात व्यक्तित्व पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व मनुष्य के सभी गुणों का कुल योग होता है। व्यक्तित्व मनुष्य के सभी गुणों का कुल योग होता है। प्रत्येक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से कुछ शारीरिक, कुछ संवेगात्मक और कुछ बौद्धिक गुण भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हीं के बल पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व बताए जाते हैं। कुछ द्वंद्वात्मक, कुछ विनम्र, कुछ सामाजिक, कुछ एकांत प्रिय, कुछ ईमानदार, कुछ बेईमान, कुछ आलोचनात्मक, कुछ सहानुभूति करने वाले, कुछ स्थूलकाय, कुछ दुबले पतले पाए जाते हैं। अतः इस प्रकार की भिन्नता व्यक्तित्व के कारण होती है।
तो हम लोगों ने व्यक्तिक भिन्नता के कारणों की जो चर्चा की, पहला कारण है आनुवांशिकता, दूसरा वातावरण, तीसरा आयु तथा बुद्धि, चौथा स्वास्थ्य, पांचवा जाति प्रजाति एवं राष्ट्र, छठा परिपक्वता, सातवां लिंग, आठवां शिक्षा एवं आर्थिक दशा, नौवां मनोदशा और भावात्मक स्थिरता और दसवां व्यक्तित्व। अगर इंग्लिश में कहें, कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर एज फॉलोज: हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, एज एंड इंटेलिजेंस, हेल्थ, caste, race and nation, maturity, sex, education and economical condition, temperament and emotional stability, and lastly personality। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र की। प्राचीन काल में वैयक्तिक भिन्नता का आधार केवल शारीरिक और मानसिक लक्षण ही थे। प्राचीन काल में वैयक्तिक भिन्नता का आधार केवल शारीरिक और मानसिक प्राचीन काल में वैयक्तिक भिन्नता का आधार केवल शारीरिक और मानसिक लक्षण थे और तब इनके मापन की कोई भी वैज्ञानिक विधियां भी नहीं थी। वर्तमान में व्यक्तित्व के अनेक लक्षणों के मापन की वैज्ञानिक विधियों का विकास हुआ है और अब इन सब के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता का पता लगाया जाता है। वैयक्तिक भिन्नता मुख्य रूप से शरीर के आकार एवं स्वरूप, शारीरिक कार्यों में गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में होती है। Measurable differences have been shown to exist in physical size and shape, physical functions, motor capacities, intelligence, achievement and knowledge, interests, attitudes and personality traits। लेकिन यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक आदि सभी लक्षण उसके व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। तब वैयक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक चारों क्षेत्र आने चाहिए और आते ही हैं। यहाँ इन चारों क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में करते हैं। मान लीजिए पहला शारीरिक क्षेत्र, फिजिकल साइड, इसमें दो आ जाएंगे। पहला आ जाएगा शारीरिक भिन्नता, पहला आ जाएगा शारीरिक भिन्नता और दूसरा आ जाएगा गम्यात्मक बोधात्मक विकास, गम्यात्मक योग्यता विकास। पहला आ गया शारीरिक भिन्नता। शारीरिक क्षेत्र के अंतर्गत फिजिकल डिफरेंस हम देखते हैं कि शारीरिक दृष्टि से कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। कोई अधिक भार का होगा तो कोई कम भार का होता है। किसी की लंबाई अधिक होती है तो किसी की कम होती है। किसी में शारीरिक क्षमता अधिक होती है तो किसी में कम होती है। किसी की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां ठीक प्रकार से कार्य करती हैं तो किसी में दोषयुक्त होता है। तो हम यह भी देखते हैं कि व्यक्ति की शारीरिक रचना का प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ता है। व्यक्ति की शारीरिक रचना का प्रभाव उसके व्यवहार पर निश्चित तौर पर पड़ता है और वर्तमान में शारीरिक रचना के वे सब तत्व जिनका मापन किया जा सकता है वैयक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में आते हैं। दूसरा, गत्यात्मक योग्यता विकार, मोटर एबिलिटी डिफरेंस। हम देखते हैं कि एक ही आयु वर्ग के व्यक्तियों की गतिवाही क्षमता भिन्न भिन्न होती है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को शीघ्रता से करता है और कोई व्यक्ति किसी अन्य कार्य को। गत्यात्मक योग्यता भिन्नता, मोटर एबिलिटी डिफरेंस। हम देखते हैं कि एक ही आयु वर्ग के व्यक्तियों की गतिवाही क्षमता भिन्न भिन्न होती है।
कोई व्यक्ति किसी कार्य को शीघ्रता से करता है और कोई व्यक्ति किसी अन्य कार्य को। जैसे महिलाएं अंगुलियों से किए जाने वाले कार्यों को पुरुषों की अपेक्षा शीघ्रता से करती हैं, और पुरुष हाथ से किए जाने वाले कार्यों जैसे फावड़ा चलाना, पत्थर खोदना को स्त्रियों की अपेक्षा शीघ्रता से करते हैं। वर्तमान में गतिवाह क्षमता भी व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में आती है। इसके पश्चात मानसिक क्षेत्र। मानसिक क्षेत्र व्यक्तिक भिन्नता का सबसे मुख्य आधार होता है। मानसिक क्षेत्र व्यक्तिक भिन्नता का सबसे मुख्य आधार होता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से इसी आधार पर किया जाता है। मानसिक क्षेत्र व्यक्तिक भिन्नता का भी सबसे मुख्य आधार होता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से इसी आधार पर किया जाता है। व्यक्तिक भिन्नता के मानसिक क्षेत्र में 4 क्षेत्र आते हैं। जैसे ए में चर्चा करें तो बुद्धि भिन्नता, इंटेलिजेंस डिफरेंस। हम देखते हैं कि बुद्धि की दृष्टि से भी व्यक्तियों में भिन्नता होती है। मनोवैज्ञानिक टर्मैन एवं बीने ने व्यक्तियों को बुद्धि मापन के परीक्षण में तैयार किए और इसके द्वारा व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वोटिएंट QUTIENT IQ प्राप्त की और बुद्धि लब्धि के आधार पर उन्हें जड़ बुद्धि से लेकर प्रतिभाशाली तक कई श्रेणियों में विभाजित किया। वर्तमान में बुद्धि व्यक्तिक भिन्नता का आधार मानी जाती है। वर्तमान में बुद्धि व्यक्तिक भिन्नता का मुख्य आधार मानी जाती है। दूसरा, उपलब्धि भिन्नता, अचीवमेंट डिफरेंस। अचीवमेंट डिफरेंस सामान्यतः यह समझा जाता है कि शिक्षावृत्तियों की परीक्षा में बुद्धि उपलब्धि उसकी बुद्धि पर निर्भर करती है और किसी सीमा तक यह सत्य भी है, परंतु यह उपलब्धि बुद्धि के साथ साथ उसकी विषय में रुचि, अध्ययन की आदत और अध्ययन की परिस्थितियां आदि पर भी निर्भर करती हैं। यही कारण है कि कुछ बच्चों की बुद्धि लब्धि अधिक होती है, हुए भी उनकी शैक्षिक उपलब्धि अपेक्षाकृत कम होती है, और कुछ बच्चों की बुद्धि लब्धि कम होते हुए भी उनकी शैक्षिक उपलब्धि अपेक्षाकृत अधिक होती है। वर्तमान समय में शैक्षिक उपलब्धि भी व्यक्तिक भिन्नता का मुख्य आधार होती है। इसके पश्चात अधिगम भिन्नता एप्टीट्यूड डिफरेंसेस। किसी कार्य अथवा व्यवसाय के प्रति जन्मजात रुझान एवं क्षमता को अभिक्षमता कहते हैं। यह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है और किन्हीं में यांत्रिक अभिक्षमता अधिक होती है तो किन्हीं में साहित्यिक क्षमता होती है और किन्हीं में कलात्मक अभिक्षमता होती है आदि। एक ही अभिक्षमता वाले भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इसकी माप भिन्न भिन्न होती है। छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन मूल रूप से अभिक्षमता के आधार पर ही दिया जाता है। अभिक्षमता भिन्नता, एप्टीट्यूड डिफरेंसेस। किसी कार्य अथवा व्यवसाय के प्रति जन्मजात रुझान एवं क्षमता को अभिक्षमता कहते हैं। यह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है और किन्हीं में यांत्रिक अभिक्षमता होती है, किन्हीं में साहित्यिक अभिक्षमता होती है और किन्हीं में कलात्मक अभिक्षमता होती है इत्यादि। एक ही अभिक्षमता वाले भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इसकी माप भिन्न भिन्न होती है। छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन मूल रूप से अभिक्षमता के आधार पर ही दिया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न योग्यता भिन्नता, स्पेशल एबिलिटीज डिफरेंसेस। अभिक्षमता किसी कार्य के प्रति केवल जन्मजात रुझान एवं शक्ति को प्रकट करती है। विशिष्ट योग्यता अभिक्षमता एवं शारीरिक योग्यता दोनों का योग होती है। इन विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर व्यक्ति विशेष क्षेत्र में विशेष कीर्तिमान स्थापित करते हैं।
छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन मूल रूप से अभिक्षमता के आधार पर ही दिया जाता है। इसके पश्चात विशिष्ट योग्यता भिन्नता, स्पेशल एबिलिटीज डिफरेंसेस। अभिक्षमता किसी कार्य के प्रति केवल जन्मजात रुझान एवं शक्ति को प्रकट करती है। विशिष्ट योग्यता अभिक्षमता एवं शारीरिक योग्यता दोनों का योग होती है। इन विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर व्यक्ति विशेष क्षेत्र में विशेष कीर्तिमान स्थापित करते हैं। कोई खेल के क्षेत्र में, कोई साहित्य के क्षेत्र में और कोई कला के क्षेत्र में। वर्तमान में व्यक्तियों की विशिष्ट योग्यता को व्यक्तिक भिन्नता का एक विशेष आधार माना जाता है। इसके पश्चात संवेगात्मक क्षेत्र। संवेगों का संबंध शरीर एवं मन दोनों से ही होता है। संवेगों का संबंध, इमोशंस का रिलेशन शरीर एवं मन दोनों से ही होता है, पर मनोविज्ञान ने इन्हें अलग से देखा समझा जाता है। संवेगात्मक क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 लक्षण होते हैं। पहला संवेगात्मक भिन्नता, इमोशनल डिफरेंसेस। प्रारंभ में बच्चों का संवेगात्मक विकास लगभग समान रूप से होता है, पर जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं उनके संवेगों में परिवर्तन होता जाता है और ये परिवर्तित संवेग स्थिर होते जाते हैं। इमोशनल डिफरेंसेस। प्रारंभ में बच्चों का संवेगात्मक विकास लगभग समान रूप से होता है, पर जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं उनके संवेगों में परिवर्तन होता जाता है और ये परिवर्तित संवेग स्थिर होते जाते हैं। कुछ बच्चे भयभीत रहने लगते हैं, कुछ बात बात पर क्रोध करने लगते हैं और कुछ सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं आदि। और इन संवेगों से उनके व्यक्तित्व एवं अवसर पर और व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में इनके मापन की विधियां भी विकसित की गई हैं और इन विधियों से प्राप्तांकों के आधार पर व्यक्तियों में अंतर किया जाता है। व्यक्तियों में अंतर किया जाता है। इसके पश्चात रुचियों में भिन्नता। इंटरेस्ट डिफरेंसेस। रुचियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक जन्मजात होती हैं और दूसरी अर्जित होती हैं। जैसे भोजन के प्रति रुचि एवं खेल के प्रति रुचि, ये सब में समान होती हैं। जन्मजात रुचि, भोजन के प्रति रुचियाँ सब में समान होती हैं। रुचियों में भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। रुचियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक जन्मजात और दूसरी अर्जित। जन्मजात रुचियाँ जैसे भोजन के प्रति रुचि एवं खेल के प्रति रुचि, ये सब में समान होती हैं, लेकिन अर्जित रुचियाँ जैसे विशेष प्रकार के भोजन में रुचि एवं विशेष प्रकार के खेल में रुचि, ये सब में भिन्न होती हैं। कोई बच्चे गणित के अध्ययन में रुचि लेते हैं तो कोई भाषा के अध्ययन में और कोई किसी अन्य विषय के अध्ययन अथवा कौशल के प्रशिक्षण में। वर्तमान में विशेषकर शैक्षिक क्षेत्र में रुचियाँ व्यक्तिक भिन्नता का मुख्य आधार होती हैं। इस तरह अभिवृत्तियों में भिन्नता, एप्टीट्यूड डिफरेंसेस। किसी उद्दीपक वस्तु, व्यक्ति, क्रिया अथवा विचार आदि के प्रति धनात्मक अथवा ऋणात्मक तीव्र अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति को अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति जन्मजात न होकर अर्जित होती है। व्यक्ति को जैसा पर्यावरण मिलता है और उसे जैसी शिक्षा मिलती है, उनमें वैसे ही अभिवृत्तियों का विकास होता है। व्यक्ति को जैसा पर्यावरण मिलता है और जैसी शिक्षा मिलती है, उसमें वैसी ही अभिवृत्तियों का विकास होता है। कुछ व्यक्ति स्वकेंद्रित होते हैं तो कुछ में समाज सेवा की अभिवृत्ति होती है। कुछ व्यक्ति स्वकेंद्रित होते हैं तो कुछ में समाज सेवा की अभिवृत्ति होती है।
और कुछ में राष्ट्र सेवा की अभिवृत्ति होती है। वर्तमान में अभिवृत्ति मापन की वैज्ञानिक विधियों का विकास हुआ है और ये भी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर होती है। इसके पश्चात सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। पहला, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता, सोशल एवं कल्चरल डिफरेंसेस। व्यक्तियों में सामाजिकता की भावना और उनके सांस्कृतिक लक्षण, ये दोनों तत्व व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। व्यक्तियों में सामाजिकता की भावना और उनके सांस्कृतिक लक्षण, ये दोनों तत्व व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन्हें भी व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। वर्तमान में इनके मापन की वैज्ञानिक विधियां भी विकसित की गई हैं और हम विधियों से प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर व्यक्तियों में भेद किया जाता है। दूसरा, आदर्शों, मूल्यों एवं नैतिकता में भिन्नता, आइडियल, वैल्यूज एंड मॉरलिटी डिफरेंसेस। प्रत्येक समाज के कुछ आदर्श होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं और नैतिक मापदंड होते हैं। प्रत्येक समाज के कुछ आदर्श होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं और नैतिक मापदंड होते हैं। किसी व्यक्ति ने इनमें से किसको और किस मात्रा में स्वीकार किया है, यह भी व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में आता है। आखिर यही कुछ मूल तत्व हैं जिनसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उनका व्यवहार निर्देशित होता है। इसके पश्चात जाति तथा राष्ट्रीय भिन्नता, रेशियल एंड नेशनल डिफरेंसेस। हम देखते हैं कि एक जाति के व्यक्तियों में कुछ गुण समान होते हैं। हम देखते हैं कि जाति के गुणों में एक ही जाति के व्यक्तियों में कुछ गुण समान होते हैं। इन्हें जातीय गुण कहा जाता है और ये गुण दूसरी जाति के व्यक्तियों से कुछ भिन्न होते हैं और ये गुण उनके व्यक्तित्व एवं व्यवहार में भिन्नता लाते हैं। इसी प्रकार भिन्न भिन्न राष्ट्र के व्यक्तियों में राष्ट्र के आधार पर भी कुछ कुछ भिन्नता होती है। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले व्यक्तियों में भी भिन्नता होती है। वर्तमान में इन सबको भी व्यक्तिगत भिन्नता का आधार माना जाता है। जाति तथा राष्ट्रीय भिन्नता, रेशियल एंड नेशनल डिफरेंसेस। हम देखते हैं कि एक जाति के व्यक्तियों में कुछ गुण समान होते हैं और इन्हें जातीय गुण कहा जाता है और ये गुण दूसरी जाति के व्यक्तियों से कुछ भिन्न होते हैं और ये गुण उनके व्यक्तित्व एवं व्यवहार में भिन्नता लाते हैं। इसी प्रकार भिन्न भिन्न राष्ट्र के व्यक्तियों में राष्ट्र के आधार पर कुछ भिन्नता होती है। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले व्यक्तियों में भी भिन्नता होती है। वर्तमान में इन सबको भी व्यक्तिगत भिन्नता का आधार माना जाता है। इसके पश्चात आत्मधारणाओं में भिन्नता, सेल्फ कॉन्सेप्ट डिफरेंस। व्यक्ति की अपने विषय में जो धारणा ठोस विचार होती है, व्यक्ति को अपने विषय में जो भी धारणा होती है उसे आत्मधारणा अथवा आत्मसंप्रत्यय कहते हैं। कुछ व्यक्ति अपने बारे में यह सोचता है कि वे बड़े योग्य हैं। व्यक्ति की अपने विषय में जो धारणा होती है या ठोस विचार होती है उसे आत्मधारणा अथवा आत्मसंप्रत्यय कहते हैं। कुछ व्यक्ति अपने बारे में यह सोचते हैं कि वे बड़े योग्य हैं, समाज में उन्हें बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है, और कुछ उसके ठीक विपरीत सोचते हैं। आत्मधारणा का सभी व्यक्तियों में बड़ा महत्व है। चाहे व्यक्ति योग्य होने के बाद अपने को योग्य मानता है अथवा योग्य होने के बाद भी अपने को अयोग्य मानता है, अथवा अयोग्य होने के बाद भी अयोग्य मानता है, अथवा अयोग्य होने के बाद भी योग्य मानता है इत्यादि। आत्मधारणा व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करती है, अतः वर्तमान में इसे भी व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तिगत भिन्नता में का शैक्षिक निहितार्थ
एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वैयक्तिक भिन्नता का शैक्षिक निहितार्थ। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। पहले शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। पहले शिक्षा अध्यापक केंद्रित होती थी। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित स्वरूप प्रदान कर दिया है। इतना ही नहीं, वैयक्तिक भिन्नता के अध्ययन से शिक्षा को पूर्ण रूप से बाल केंद्रित बनाने का प्रयास शुरू हो गया। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व बढ़ गया है। शिक्षा के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता की उपयोगिता सिद्ध हो रही है। वैयक्तिक भिन्नता के शैक्षिक निहितार्थों को आगे और स्पष्ट करते हैं। पहला, कक्षा का सीमित आकार, साइज ऑफ द क्लास। यदि वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर विद्यार्थियों को निम्न, औसत और उच्च 3 स्वरूप समूहों में बांट दिया जाए तो, और यदि उन्हें एक ही साथ एक ही कक्षा में पढ़ाया लिखाया जाए तो भी कक्षा का आकार सीमित होना चाहिए। उस स्थिति में अध्यापक उनकी वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत रूप से सहायता कर सकता है। शिशु स्तर पर एक कक्षा वर्ग में 25, बाल स्तर पर 30, किशोर स्तर पर 40 और उससे ऊपर 50 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होना चाहिए। कक्षा का आकार सीमित होना चाहिए। यदि वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर विद्यार्थियों को निम्न, औसत और उच्च 3 वर्गों में बांटा जाए, 3 समूहों में बांट दिया जाए, और यदि उन्हें एक ही साथ एक ही कक्षा में पढ़ाया लिखाया जाता है तो भी कक्षा का आकार सीमित होना चाहिए। उस स्थिति में अध्यापक उनकी वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत रूप से सहायता कर सकते हैं। शिशु स्तर पर एक कक्षा वर्ग में 25, बाल स्तर पर 30, किशोर स्तर पर 40 और उसके ऊपर 50 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा है शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में, इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन। वर्तमान में किसी भी स्तर की शिक्षा का उद्देश्य उस स्तर के औसत विद्यार्थियों की दृष्टि से निर्धारित किए जाते हैं और उच्च आदर्शों के स्थान पर यथार्थ के धरातल पर निश्चित किए जाते हैं। शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में, इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन। वर्तमान में किसी भी स्तर की शिक्षा का उद्देश्य उस स्तर के औसत विद्यार्थियों की दृष्टि से निर्धारित किए जाते हैं और उच्च आदर्शों के स्थान पर यथार्थ के धरातल पर निश्चित किए जाते हैं। अगला, पाठ्यक्रम के निर्माण, इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। बालकों की रुचियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं और आकांक्षा के स्तर में अंतर होता है। कुछ बालक गणित एवं विज्ञान दोनों में अधिक रुचि रखते हैं तो कुछ कला, संगीत एवं साहित्य में। अतः सभी बालकों के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम उचित नहीं है। इसलिए पाठ्यक्रम में लचीलापन और विभिन्नता होनी चाहिए। इसके पश्चात विद्यार्थियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। कक्षा में विद्यार्थियों का वर्गीकरण शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। एक जैसी मानसिक योग्यता वाले बालकों को एक ही पद्धति में सिखाया जा सकता है। एक जैसी शारीरिक और मानसिक योग्यता और क्षमता वाले बालकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास किया जा सकता है। इसके पश्चात शिक्षण विधियाँ। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। एक ही विधि से समस्त विद्यार्थियों को पढ़ाना अमनोवैज्ञानिक है। शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड।
व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। एक ही विधि से समस्त विद्यार्थियों को पढ़ाना अमनोवैज्ञानिक है। व्यक्तिगत शिक्षण, इंडिविजुअल टीचिंग, विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता में अत्यधिक भिन्नता होती है। विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता में अत्यधिक भिन्नता होती है। डाल्टन योजना, प्रोजेक्ट पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, विनेटिका योजना कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जो व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित होती हैं। इनमें सीखने वाले को स्वयं अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। इन पद्धतियों को शिक्षण में प्रयोग किया जाना चाहिए। आज व्यक्तिगत शिक्षण के लिए अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम लर्निंग का विशेष प्रयोग हो रहा है। इसमें बालक अपनी क्षमता के अनुसार स्वयं अपनी गति से सीखता है। और लास्ट, गृह कार्य, होमवर्क। वैयक्तिक भिन्नता का पहला तकाजा है कि शिशु स्तर पर बहुत कम मात्रा में गृह कार्य दिया जाए। और बाल एवं किशोर स्तर पर उससे अधिक मात्रा में गृह कार्य। जब हम होमवर्क की चर्चा करते हैं तो व्यक्तिक भिन्नता का पहला तकाजा है कि शिशु स्तर पर बहुत कम मात्रा में गृह कार्य दिया जाए, बाल एवं किशोर स्तर पर उससे अधिक मात्रा में, और उससे ऊपर के विद्यार्थियों को स्वाध्याय की ओर प्रवृत्त किया जाए। किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों में से निम्न स्तर के विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत कम, औसत स्तर के विद्यार्थियों को औसत और उच्च स्तर के विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक गृह कार्य दिया जाए। इसके पश्चात व्यक्तिक भिन्नता का अधिगम पर प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन लर्निंग। आधुनिक मनोविज्ञान सीखने के संदर्भ में बालकों की व्यक्तिक भिन्नताओं को अत्यधिक महत्व देते हैं। व्यक्तिक भिन्नता के विषय में टायलर ने कहा है, शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्यों, गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि उपलब्धि, ज्ञान, रुचि, अभिवृत्ति और व्यक्ति के लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। Measurable differences have been shown to exist in physical size and shape, physical functions, motor capacities, intelligence, achievement and knowledge, interests, attitudes and personality traits. बालकों के अधिगम पर उसकी व्यक्तिक भिन्नता का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए निम्न बिंदुओं को प्रस्तुत करना औचित्यपूर्ण होगा। इन बिंदुओं से स्पष्ट हो सकेगा कि एक ही कक्षा के विद्यार्थियों में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक अंतर के कुछ विद्यार्थी अपने अधिगम लक्ष्य को शीघ्र और संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लेते हैं। अन्य विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं या असफल हो जाते हैं। एक ही आयु, एक ही कक्षा के विद्यार्थियों में सीखने की तत्परता का समान स्तर नहीं होता है। एक ही आयु, एक ही कक्षा के विद्यार्थियों में सीखने की तत्परता का समान स्तर नहीं होता है। तत्परता में भिन्नता के कारण उनके सीखने की गति प्रभावित होती है। नेत्र और श्रवण दोष वाले सामान्य विद्यार्थी के समान अधिगम व्यवहार नहीं करते। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि नेत्र दोष वाले विद्यार्थियों को निकट तथा दूरदृष्टि विकास के लिए
आगे या पीछे बैठाया जाए तो व्यवहार में सामान्यता आ जाएगी। एक ही कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों में अधिगम की प्रेरणा में भिन्नता पाई जाती है, जो इनके सीखने को प्रभावित करती है। इसके पश्चात जिन विद्यार्थियों की मूल प्रवृत्तियों में शोधन होता है, वे शक्तिशाली ढंग से अधिगम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उनकी अधिगम क्षमता को निर्धारित करता है। जिन विद्यार्थियों की मूल प्रवृत्तियों में शोधन होता है, वे शक्तिशाली ढंग से अधिगम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। बालकों का शारीरिक और मानसिक उनकी अधिगम क्षमता को प्रभावित करता है अथवा निर्धारित करता है। सीखने के प्रति धनात्मक मनोवृत्ति वाले, ऋणात्मक मनोवृत्ति वाले और शून्य मनोवृत्ति वाले बालकों को सीखने की सफलता में प्रत्यक्ष अंतर पाया जाता है। धनात्मक प्रवृत्ति वाले विद्यार्थी तीव्रता और सफलता से सीख लेते हैं। व्यक्ति सीखने में बुद्धि का प्रयोग करता है। उच्च बुद्धि वाले बालक एक स्थिति के सीखने का दूसरी स्थिति के सीखने में उपयोग कर लेते हैं, किंतु जिन बालकों की बुद्धि मंद है में अधिगम स्थानांतरण में अक्षम होते हैं। अभिप्रेरणा विद्यार्थी को सीखने के लिए निरंतर क्रियाशील रखती है। अभिप्रेरणा विद्यार्थियों को सीखने के लिए किसी से भी प्रेरित हो गए कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, ऐसा अपने लाइफ में कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, तो अभिप्रेरणा विद्यार्थी को सीखने के लिए निरंतर क्रियाशील रखती है। जिन विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्राप्त होती है, वे अपनी मानसिक योग्यता से कहीं अधिक सीखने में सक्षम होते हैं, और जिन विद्यार्थियों के जीवन में सहज प्रेरणा का भाव रहता है, वो बहुत धीमी गति से, बहुत मंथर गति से, मंद गति से सीखते हैं। इसके पश्चात विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर में भी अंतर होता है। आकांक्षा के स्तर में भी अंतर पाया जाता है। यह देखा गया है कि जिन विद्यार्थियों की आकांक्षा का स्तर जितना हाई होगा, जितना ही ऊंचा होता है, वे तत्संबंधी ज्ञान और कौशल सीखने के लिए उतने ही अधिक अभिप्रेरित होते हैं। रायबर्न के अनुसार सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप हैबिट्स। अच्छी आदतें बालक के संतुलित शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास में योग देती है। इसलिए अच्छी आदतों वाला बालक तीव्रता से सीखता है। एक ही कक्षा में भिन्न भिन्न स्मृति स्तर के विद्यार्थी होते हैं। अच्छी स्मृति वाले विद्यार्थी सूचनाओं का संकलन तथा उनकी प्रक्रिया का अधिग्रहण एवं पुनरुत्पादन करने में सक्षम होते हैं, जबकि कमज़ोर स्मृति वाले बालक सीखी हुई बात को भूल जाते हैं। लिंग भेद के कारण बालकों और बालिकाओं की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं, आवश्यकताओं आदि में पर्याप्त अंतर होता है। लिंग भेद के कारण बालकों और बालिकाओं की रुचियों, क्षमताओं और योग्यताओं, आवश्यकताओं आदि में पर्याप्त अंतर होता है। जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे यह अंतर और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। इसलिए प्राथमिक कक्षाओं में उनके लिए समान पाठ्य विषय तथा ऊपरी कक्षाओं के विषय में अंतर रखने का सुझाव दिया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये सभी विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके ही अध्यापक अपने विद्यार्थियों के लिए अधिगम के परिणाम सुनिश्चित और उन्नत कर सकता है। अभिप्रेरणा विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर क्रियाशील रखती है। जिन विद्यार्थियों का
जिन विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्राप्त होती है वे अपनी मानसिक योग्यता से कहीं अधिक सीखने में सक्षम होते हैं। जिन विद्यार्थियों के जीवन में सहज प्रेरणा का भाव होता है वे मंथर गति से सीखते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।